चलिए एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ मैं आज के लेक्चर में किशोरावस्था की समस्या के बारे में पर चर्चा करूँगा और इसके लिए आप तैयार होंगे। जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था किशोरावस्था के बारे में और कई मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएँ डेफिनेशन उसमें दी थी और आज इनकी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये वो एज है जहाँ बच्चा जब शैशवावस्था और बाल्यावस्था को पार करके आता है तो यहाँ पर जो मौज मस्ती उस एज में की होती है वो सारी मौज मस्ती इस एज में देखने के लिए नहीं मिलती है, बल्कि बहुत सारी उसके सामने समस्याएं होती हैं। ये समस्याएं उसके कैरियर से संबंधित हो सकती हैं, ये समस्याएं उसकी व्यक्तिगत हो सकती हैं, ये समस्याएं और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। और यदि मैं एग्ज़ाम के नज़रिए से इसकी बात करूं, यहाँ से क्वेश्चन उठने की बात करूं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केवल आप शांतिपूर्वक लेक्चर को आप सुनिए, इसको वहीं से आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा कि किस तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक कर जो यहाँ मैंने बोर्ड पर लिख रखी है सभी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पहला आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पहली जो समस्या होती है उसके सामने आत्मसम्मान की समस्या होती है। यहाँ इस हेडिंग के विषय में चर्चा करें तो आत्मसम्मान का अर्थ होता है कि बच्चा इस एज में आकर, मैं एज लिख देता हूँ, ये 12 से 19 वर्ष की एज की बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको इसकी एज बता दी थी, लेकिन कुछ बुक में आपको 12 से 18 वर्ष की मिलेगी, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसा कि मैं पहले हेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ कि आत्मसम्मान की समस्या है, 12 से 19 वर्ष की एज है। इसमें बच्चा जब इस एज में आता है तो उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हो जाती है। वो ये चाहता है कि उसकी कही हुई बातें, उसकी सुझाई हुई बातों पर उसके पेरेंट्स तथा उसके शिक्षक गौर करें, उसकी बात को वो मानें। यदि वो नहीं मानते हैं उसके शिक्षक और उसके पेरेंट तो उसके अंदर हीन भावना पैदा होती है। तो यहाँ आत्मसम्मान से सीधा सा अर्थ है कि वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। यदि वो इसमें सफल नहीं हो पाता है तो हीन भावना उसके अंदर पैदा होती है। और यहीं इसी से संबंधित आत्मसम्मान की समस्या से संबंधित एक और वर्ड आता है, उसको मैं अलग से यहाँ लिख देता हूँ और उसका मतलब होता है आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता। इस हेडिंग को सही तरह से देख लीजिएगा। इसका मतलब होता है जैसे हम निर्भरता की बात करें तो जहाँ शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में पूर्ण रूप से बच्चा अपने पेरेंट्स पर एकदम निर्भर होता है, वहीं किशोरावस्था में निर्भर तो होता है लेकिन वह व्यवहार ऐसे करता है कि जैसे वो आत्मनिर्भर है। फॉर एग्जांपल, यदि उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं तो वो उसको उल्टा जवाब देने की कोशिश करता है। वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसे कि वो बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स पर वो निर्भर नहीं है ना, लेकिन निर्भर तो है, लेकिन उसका जो व्यवहार है वो कैसा हो जाता है उसका, जैसे कि वो आत्मनिर्भर है, वो अपना काम सारा अपने आप से चलाता है। तो यहाँ इस पॉइंट के साथ भी इस पॉइंट का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सेकंड की बात करें, हम यहाँ पर समायोजन की समस्या की बात करें तो यहाँ एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताना चाहूँगा। समायोजन की भावना या समायोजन की जो समस्या है, इसका अर्थ होता है कि बच्चा इस एज में आकर कभी ऐसा व्यवहार करता है कि वो कभी बालक लगता है, बाल्यावस्था का लगता है, और कभी ऐसा व्यवहार लगता है, ऐसा व्यवहार करता है कि वो प्रौढ़ लगता है। तो यहाँ कभी उसे छोटा काम करने के लिए इसलिए मना कर दिया जाता है कि तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हारा काम नहीं है ये बच्चे करने का, तुम किशोर हो, तुम्हारी उम्र एज है, इस एज की है, आप इस काम करने लायक नहीं हो। और कोई यदि वो बड़ा काम करता है जो प्रौढ़ करने लायक है तो उसको वहाँ टोक दिया जाता है कि तुम नहीं, प्रौढ़ नहीं हो, तुम अभी बच्चे हो। तो उसको इस टोका टाकी में वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो यहाँ पर अपना समायोजन नहीं कर पा रहा है कि वो अभी बाल्यावस्था में है या प्रौढ़ावस्था में आ गया है। तो ये भी एक तरह की एक समस्या है। और क्वेश्चन यहीं से आता है कि बीच की कड़ी क्या है, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की कड़ी किशोरावस्था है, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो ये एक इसकी समस्या भी है और यहाँ से क्वेश्चन भी उठता है। जब हम यहाँ थर्ड पॉइंट की बात करें, यहाँ विरोधी व्यवहार, विरोधी व्यवहार का मतलब है कि अब बच्चा इस उम्र में आकर अपने पेरेंट्स तथा अपने शिक्षकों की कही हुई बातों को नहीं मानता है, उनका वो
विरोधी हो जाता है, उनकी नहीं बात मानता है तो वो किसकी मानता है? जिस समूह में वो रह रहा है उसकी बात मानता है, अपने दोस्तों की बात मानने लगता है, जिस समूह का वो सदस्य है उसकी बात मानने लगता है। तो इस एज में देखा गया है कि बच्चा कैसा हो जाता है, उसका व्यवहार विरोधी व्यवहार का बच्चा हो जाता है। फोर्थ नंबर हम अनियंत्रित व्यवहार। अनियंत्रित व्यवहार का मतलब है कि आप बच्चा का जो व्यवहार है वो अनियंत्रित है। वो अपने कहे हुए पेरेंट्स या अपने शिक्षक की बात को नहीं मान रहा है, वो चाहता है कि मैं अपनी बात को मनवाऊं, मेरी बात को ज़्यादा तवज्जो दिया जाए, तो उसका व्यवहार ऐसा एक अनियंत्रित हो जाता है, चिड़चिड़ा व्यवहार हो जाता है, उदासीनता पूर्वक उसका व्यवहार हो जाता है। वो ऐसे ऐसे क्रियाकलाप करता है कि उसके पेरेंट्स और शिक्षक सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये बच्चा इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। ये आप सब बच्चे आप इस उम्र से निकल के आए हैं, मैं इस उम्र से निकल के आया हूँ, हमने खुद इसको महसूस किया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें यहाँ पर तो व्यक्तिगत भेद की समस्या। व्यक्तिगत भेद की मतलब है कि यहाँ बच्चा अपने किसी दूसरे दोस्त को देखकर उस जैसे बनने की कोशिश करता है, जैसे दाढ़ी बढ़ाना, मूछें बढ़ाना, हेयर स्टाइल करना, तो उसके अंदर एक व्यक्तिगत भावना पैदा हो जाती है जो उसको आकर्षित करने के लिए वो इस तरह से करता है। और यही समस्या उसकी लड़कियों में भी होती है। यहाँ लड़का लड़की दोनों की बात हो रही है, केवल आपको एज को ध्यान रखना है कि यहाँ इस एज की बात हो रही है। तो व्यक्तिगत भेद की समस्या का यही है कि वो अपने आप को दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों की जिस तरह से वो हेयर स्टाइल रख रहे हैं, जिस तरह से वो और भी कपड़े पहनने का स्टाइल रख रहे हैं, उस तरह से अपने आप को दिखाना चाहता है। तो यहाँ व्यक्तिगत भिन्नता देखने के लिए अलग अलग उसमें मिलती हैं। 6 नंबर की बात करें, सुख एवं आनंद की चाह। यहाँ सुख एवं आनंद से चाह है कि इस एज में बच्चा टेलीविज़न, सिनेमा, पत्रिकाएं पढ़ने का शौक़ उसमें पैदा होता है जो उसकी पढ़ाई से अलग हटकर है, और वो सुख आनंद की भावना उसके अंदर पैदा हो जाती है। भ्रमण करना, अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाना, पिकनिक पर जाना, जबकि ये जो बातें हैं ये बाल्यावस्था और शैशवावस्था में तो बिल्कुल नहीं। और बाल्यावस्था में जब बच्चा बाहर जाता है तो उसकी स्कूल की जिम्मेदारी होती है, पेरेंट के साथ जाता है, लेकिन इस अवस्था में आकर बच्चा ये चाहता है कि वो भ्रमण करने जाए, पत्रिकाएँ पढ़ें, इस तरह के बहुत सारे शौक, उपन्यास, टेलीविज़न देखना और भी बहुत सारे शौक उसके अंदर आ जाते हैं। अस्त व्यस्त मनोदशा। अस्त व्यस्त मनोदशा का मतलब है आज बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है इस अवस्था में आकर, उसको अपने करियर की चिंता है, कहीं उसको चिंता है अगर जो उसकी बहुत सारी समस्याएं हैं उसकी चिंता है, उसको चिंता है पैसे की चिंता है, कहाँ से पैसा आएगा, उसको चिंता है कि उसको घर बनाना है। अच्छा, तो इन सब उलझनों में पड़कर उसकी जो दशा हो जाती है वो कैसे अस्त व्यस्त दशा हो जाती है, वो कुछ सोचने के लिए इसमें काबिल नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसमें आदर्शवाद। देखिए आदर्शवाद के बाद एक वर्ड और आता है यहाँ पर, उसको ढूंढ लीजिए या बनाम करके हम आदर्शवाद और यथार्थवाद। इस टॉपिक का मतलब है कि बच्चा बड़ी बड़ी बात करता है आदर्श के अनुसार, लेकिन क्या बड़ी बड़ी बातों में हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, मैं बहुत बड़ा अधिकारी बनूंगा, लेकिन जब उसके ख्वाब टूटते हैं या वो उसके प्रति मेहनत नहीं करता है तो वो सीधा किस पे आ जाता है, यथार्थवादिता पे आ जाता है। वो उसने अपने आदर्श जरूर बना रखे थे लेकिन न पूरे न होने की वजह से वो उसकी यथार्थता पे आ जाता है। और भी बहुत सारी उसकी चाह होती है लेकिन वो मेहनत इसके प्रति करता नहीं है, तो उसके टूटे हुए अरमान आदर्शवाद से लेकर कहाँ आ जाते हैं, यथार्थता, मतलब ये सच्चाई है उसकी। इसका एग्जाम्पल एक और मैं आपको बता के चलता हूँ। आपने देखा होगा कि जैसे ही 370 अनुच्छेद हटाया गया कश्मीर से तो पाकिस्तान बौखला गया और उसने पूरे भारत से बाहर विश्व में हर मंच पर अपनी बात को रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात को किसी ने तवज्जो नहीं दिया। सऊदी अरब ने कुछ उसको सपोर्ट किया था फरवरी के महीने में 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो इससे संबंधित भी है और आज की खबर भी है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से 2 टूक बोल दिया है कि हम जम्मू कश्मीर पर कुछ नहीं बोलने वाले हैं, और हमने तकरीबन जो 6.5 अरब का आपको लोन दिया था उसकी एक किस्त मात्र आपने पूरी की है, वो भी पाकिस्तान ने चीन से उधार करके ली है। तो ये क्या है कि आज सऊदी अरब ने पाकिस्तान को नज़रिया दिखा दिया, उसको आईना दिखा दिया। तो यथार्थ बात क्या है, ये यथार्थता है पाकिस्तान की कि सऊदी अरब ने उसे मना कर दिया जबकि वो सऊदी अरब की आड़ ले रहा था। तो एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें आप लिख सकते हैं इस एग्जाम्पल में।
देखिए एक चीज़ और है इन टॉपिक के अलावा कि बच्चे के अंदर इस एज में आकर 12 से 19 जो मैं एज की बात कर रहा हूँ, उसमें किशोरावस्था की एज की बात कर रहा हूँ, ये पीयर ग्रुप, इसको हिंदी में समवयस्क समूह बोला जाता है। इसकी भावना इस एज में आकर पैदा हो जाती है। इस तरह की एक समस्या है। पीयर ग्रुप जो वर्ड है वो हिंदी में ही डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसका मतलब होता है कि जहाँ बच्चा बाल्यावस्था में समलिंगी समूह को तवज्जो दे रहा था। समलिंगी का मतलब होता है कि लड़की लड़के से दोस्ती कर रही थी, लड़का लड़के से दोस्ती कर रहा था, लेकिन इस एज में आकर ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसमें विपरीत लिंग के इसमें दोस्ती करते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, पीयर ग्रुप बोलते हैं। इसको हम समवयस्क समूह बोलते हैं। और यहाँ बाल्यावस्था की बात करते हैं हम, तो उस एज में इसको समलिंगी समूह बोलते हैं। तो पीयर ग्रुप का विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि विपरीत लिंग से दोस्ती करना, लड़का लड़की से दोस्ती कर रहा है। यहाँ पर उसके जो समूह होते हैं उस समूह में अलग अलग विपरीत दोस्त पाए जाते हैं लिंग के। जब बाल्यावस्था में जो ग्रुप होता है वो लड़की का ग्रुप अलग होता है, लड़का का ग्रुप अलग होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और कोई दिक्कत होती है, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बाकायदा इसको पूछ सकते हैं, इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं।